जय हिंद। क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। जैसा कि आपने जानते हैं कि अभी बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर्स का आपको ऑब्जेक्टिव कर दिया है। 30 नंबर का सब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव, 80 और 20 नंबर प्रैक्टिकल। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद पेजिंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब देखेंगे। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? आंसर होगा सी, ग्रेफाइट। लोहे का परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 40, 24। आंसर होगा बी, 26। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आंसर होगा सी, एल्युमिनियम। जस्ता और तनु एसीएल के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? आंसर होगा सी, H2। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? डी होगा Na2ZnO2 प्लस H2। लोहा का जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? आंसर होगा बी, गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? आंसर होगा ए, Cu। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? आंसर होगा ए, एनोड पर। एनोड पर जो होता है और विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड को दृष्टि में रखते हुए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई गई है। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? आंसर होगा बी, गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? आंसर होगा ए, Cu। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? आंसर होगा ए, एनोड पर। एनोड पर से विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला है? आंसर होगा ए, आई। निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? Ai, Na, Al, Na, Ci, Ca, Mg। इसका आंसर होगा बी, Na धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील है। ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा बी, 6। पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु? इसका आंसर होगा सी, मिश्र धातु। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है? आंसर होगा सी, द्रव्य। द्रव्य की अवस्था में होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? आंसर होगा ए, लिथियम। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका आंसर होगा सी, CaCl2। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसका आंसर होगा डी, Sb। Sb जो है वो उपधातु है, बाकी धातु हैं FeCuN2 और Sb जो है डी ऑप्शन उपधातु है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ाना लाभकारी होगा? आंसर होगा डी, यसद लेपन द्वारा। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? आंसर होगा ए, Na2ZnO2। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? आंसर होगा सी, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा एक काम होती है। नेक्स्ट, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर का भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? इसका आंसर होगा ए, कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में कार्बन गर्म होने पर प्राप्त होगा अपचायक। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? इसका आंसर होगा ए, गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा। भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? बी होगा Ag। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? आंसर होगा बी, NO2। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? आंसर होगा सी, हीरा। सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर
कौन सी धातु अपचयित होती है? आंसर होगा डी Hg। धातुएं उष्मा और विद्युत के अचालक होती है, चालक होती है, अतिचालक होती है, अर्धचालक होती है। इसका आंसर होगा बी, चालक होती है। धातुएं उष्मा की चालक होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? आंसर होगा ए, बाईं ओर। SI, GE, AS और SB तत्व कहे जाते हैं। आंसर होगा डी, उपधातुएं कही जाती है। जो SI, GE, AS और SB तत्व हैं वो उपधातुएं हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित हैं? इसका आंसर होगा ए, दाईं ओर। Ti, Cr, Mn और Zr धातुओं को कहा जाता है। आंसर होगा बी, समृक धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। आंसर होगा सी, धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए, संयोजकता। सोना का धात्विक चमक कैसा है? आंसर है सी, पीतवर्ण। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो हैं। आंसर होगा बी, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। आंसर होगा बी, आयनिक यौगिक। निम्न में से कौन अधातु है? इसका आंसर होगा ए, H। हीरा का गलनांक और क्वथनांक होते हैं। इसका आंसर होगा सी, ऊंच होती है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ऊंच हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। आंसर होगा ए, कैथोड पर जमा होती है। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। आंसर होगा बी, विद्युत अपघट्य। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है। आंसर है सी, एनोड पंख। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। ये होगा शुष्क कर्मक। सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? इसका आंसर होगा सी, S से। लंबे समय तक लोहे को कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ने पर सतह किस रंग की पड़ जाती है? आंसर होगा डी, भूरे रंग का। अगर लोहे को में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह है। इसका आंसर होगा बी, प्रबल तथा कठोर हो जाता है। मिश्र धातु कांसा होते हैं। आंसर होगा ए, विद्युत के कुचालक। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? आंसर होगा बी, क्षार बनाते हैं। धातु के जो ऑक्साइड हैं वो जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आंसर है ए, क्षार। जितने भी धातु हैं उसके ऑक्साइड को क्षार कहे जाता है। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। आंसर होगा बी, क्षार। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होता है? आंसर है ए, Cu। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? इसका आंसर है सी, Mg। Mg जो धातु है वो दहन चमकदार श्वेत ज्वाला उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सी धातु जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? आंसर होगा सी, Au। Na तथा के धातु तेजी से अभिक्रिया करता है। आंसर होगा बी, ठंडे जल के साथ। निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? के, Mg, Ca इन सभी में। तो आंसर होगा डी, सभी में। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, अमलगम। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? आंसर होगा डी, कॉपर।
सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। इसका आंसर होगा ए सल्फाइड। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 5%, 2%। आंसर होगा डी 2%। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? क्यूपराइट, बॉक्साइट, चिनावार, कैलामाइन। इसका आंसर होगा ए क्यूपराइट। कॉपर अयस्क का है। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर होगा ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो आंसर होगा ए मुलायम होता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है। आंसर होगा ए 22 कैरेट का। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है, इससे आभूषण नहीं बन सकते हैं, इसलिए इसमें और दूसरे धातुओं को मिलाई जाती है, तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होती है। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आंसर होगा ए Na सोडियम। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? आंसर होगा ए श्वेत फास्फोरस। तापमान और टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं? आंसर होगा बी कांसा कहते हैं। तांबा और टीन धातु मिश्र धातु को कहते हैं, इसका बी आंसर होगा कांसा। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आंसर होगा ए Na। निम्न में से कौन सा धातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? आंसर होगा ए श्वेत फास्फोरस। तामन टीम में मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी कांसा कहते हैं। सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्ट पीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा बी दक्षिण अमेरिका में। लेड उष्मा का, इसका आंसर होगा ए अचालक है। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? इसका आंसर होगा बी परबल ऑक्सीकरण अम्ल। एक्वारिजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? आंसर होगा ए कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये दोनों का एक्वारिजिया अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि सी आंसर होगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। MgCl2 यौगिक का गलनांक, आंसर होगा बी 981 केल्विन होती है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? आंसर होगा ए सोल्डर। सोल्डर कहते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को। MgCl2 यौगिक का गलनांक होती है बी 981 के। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? आंसर होगा ए सोल्डर। घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी रहती है? सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, मैग्नीशियम की। तो इसका आंसर होगा सी पॉलीविनाइल क्लोराइड की लेप चढ़ी हुई होती है। सिलिका क्या है? इसका आंसर है सी उपधातु है। सिनाबार निम्न में से किसका अयस्क है? आंसर है सी पारद का। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विधि उपयुक्त है? इसका आंसर है सी जिंक की परत चढ़ाकर। ये लोहे के जो फ्राइंग पैन की जंग में के बचाने के लिए काम की जाती है, वो यह उपयुक्त विधि है। इसका आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। जस्ता के अयस्क है? आंसर है बी जिंक ब्लेड। ग्रेफाइट का उत्पादक एंथासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? आंसर है ए जिंक के साथ। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? आंसर है सी गन पाउडर के रूप में। सल्फर का जो उपयोग है वो विस्फोटक बनाई जाती है, गन पाउडर के रूप में मिलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्योंकि सी आंसर होगा यह उष्मा का सुचालक है। Ca और Mg धातु जल में पर तैरने लगते हैं, क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन गैस है? इसका आंसर होगा ए H2 गैस। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? इसका आंसर है डी
के सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ए, विद्युत अपघटन द्वारा। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? इसका आंसर है ए, धातु के ऑक्साइड को गर्म करके। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका आंसर है ए, Br। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। आंसर है ए, कैल्शियम। धातुओं को पीटकर चादर बनाई जाती है, यह धातु के किस गुण धर्म का घोतक है? इसका आंसर है ए, आघातवर्ध्यता। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म कहलाती है। आंसर होगा बी, तन्यता। लेड तथा मरकुरी उष्मा का अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक हैं, इनमें से कोई नहीं। बी होगा अचालक हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति है? इसका आंसर है बी, क्षारकीय होती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेडेन डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? इसका आंसर होगा ए, सी, बर्नहीन। जेडेन पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? आंसर होगा बी, H2। एल्युमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, एनोडीकरण। एनोडीकरण कहा जाता है जो मोटी चढ़ाने की ऑक्साइड की चादरें। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? इसका आंसर है बी, H2 गैस बनाती है। ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? इसका आंसर है ए, 1। निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास प्राप्त करता है? इसका आंसर है ए, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl है, बी आंसर होगा, यह विपरीत आयनों पर का समुच्चय है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आंसर है डी, AgNO3 विलयन एवं Cu धातु। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का चालन, आंसर होगा ए, करते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह, इसका आंसर होगा सोनरस है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ए, धात्विक चमक। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह, आंसर होगा बी, अम्लीय है। निम्न में कौन उपधातु है? इसका आंसर होगा सी, Ge। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? आंसर है डी, कॉपर। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? 3MnO2 प्लस 4Al एरो 3Mn प्लस 2Al2O3। इसका आंसर होगा ए, Mn। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस। लोहा अभिक्रिया करता है, इसका आंसर होगा बी, भाप के साथ। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं, इसका आंसर होगा ए, क्षारीय हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह क्षारीय हैं। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? इसका आंसर है ए, कॉपर ऑक्साइड। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने से लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, CaOH के हॉल2। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है बी, सामरिक धातु। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों को
किस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु का तत्व कहा जाता है? आंसर है संयुक्ता। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इसका आंसर है Na। विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि? इसका आंसर होगा ए, उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत संयोजन यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में होती है? आंसर है डी, घुलनशील नहीं होती है। सक्रियता श्रेणी के माध्यम से में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। इसका आंसर है बी, धातुओं के ऑक्साइड में बदल कर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। सल्फर के अयस्क के नाम क्या है हो सकते हैं? आंसर है ए, सल्फाइड। ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है। इसका आंसर है ए, द्रव चालित धुलाई किया जाता है। अम्लीय CuSO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। इसका आंसर है ए, कैथोड पर। क्रायोलाइट अयस्क है। इसका आंसर है डी, एल्युमिनियम का। अब देखते हैं हम लोग पेजिंग का क्वेश्चन, जिसमें ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा मरकरी। चाकू से आसानी से काटा जाता है जो धातु है उसको लिखना है, तो इसका आंसर है सोडियम। सोडियम एक धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। इसका आंसर है सिल्वर। उष्मा की कुचालक होती है मरकरी तथा लेड। आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य वैसे पदार्थ जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है आघातवर्ध्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं आघातवर्ध होती है। तन्य वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तन्य कहलाते हैं। उदाहरणतः अधिकतर धातुएं तन्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आंसर है इसका, सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, तो Fe+4H2O एरो Fe3O4+4H2। जल के साथ कैल्शियम और तथा पोटेशियम, तो इसका होगा Ca+2H2O CaOH के होल 2 एक्वस H2 प्लस हीट। ये है वो आपको संतुलित की हुई है। 2K+2H2O एरो 2KOH प्लस H2 हीट। ABC तथा D चार धातुओं को लेकर एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इसमें से प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। जैसे आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसको में है धातु ABCD है, तो आयरन सल्फेट में जला जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। कॉपर सल्फेट को विस्थापन कर देता है। बी में देखते हैं तो आयरन सल्फेट में विस्थापन करता है और जिंक सल्फेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी में देखते हैं तो अभिक्रिया। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD निम्नलिखित में से किन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। धातु बी को कॉपर इसका सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, क्यों? तो धातु बी को सल्फेट के कॉपर को विस्थापित करेगा। तीसरा नंबर है धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसका आंसर होगा, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है Fe+H2SO4 एरो FeSO4+H2। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं, डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन में आयरन को विस्थापित करता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया Zn+FeSO4
ZnSO4 प्लस Fe होती है। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इसका आंसर होगा सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉन के विन्यास के 2L8MN1, इलेक्ट्रॉन संरचना Na। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन के विन्यास के 2Cl6M, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना O पे 2 4 6 बिंदु। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक इसमें 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2L8M, Mg के साथ इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार बनेगी Mg2। N2O का निर्माण देखिए, N2O के साथ सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, एरो सोडियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन, एरो सोडियम ऑक्साइड। MgO का निर्माण, MgO का संरचना है जो Mg को ऐसे इस प्रकार मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। Na2O में Na प्लस O2 माइनस सोडियम तथा ऑक्साइड आयन उपस्थित है। MgO में Mg2 प्लस O2 माइनस मैग्नीशियम ऑक्साइड आयन उपस्थित है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होती है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए यह ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होती है। निम्न पदों की परिभाषा कीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। तो इसका होगा खनिज भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, यह अयस्क कहलाते हैं। गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसका उत्तर होगा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुएं हैं सोना और प्लेटिनम। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें अपचयन के द्वारा प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ये देखिए पृष्ठ 61 जो है आपका, उसमें धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के साथ दिखाई गई है। इसका आंसर देखते हैं। धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर में जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ विस्थापन, मैग्नीशियम के साथ विस्थापन, कॉपर के साथ विस्थापन नहीं करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं तो जिंक के साथ विस्थापन नहीं करेगा। इसको में मैग्नीशियम नहीं, कॉपर में कॉपर विस्थापन नहीं, कॉपर ऑक्साइड में विस्थापन करेगा जिंक के साथ और मैग्नीशियम में विस्थापन। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? वे धातु जो अभिक्रिया होती है आसानी से संचारित नहीं होती है, सोना, प्लेटिनम। मिश्र धातु क्या होते हैं? दो या दो से अधिक धातुएं, धातु या धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अभ्यास में अब देखते हैं हम लोग भाष्य में, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl। तो NaCl इसका ऑप्शन आंसर होगा डी सही है। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस, पेंट, जिंक, ऊपर सभी। तो जिंक की परत चढ़ाकर। कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? यह यौगिक जल में विलय होते हैं। यह तत्व क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए, कैल्शियम। खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि इसका आंसर होगा सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर होगा धातुओं और अधातुओं के नमूने के बीच विभेद करने के लिए हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थ को हथौड़े से पीटने से वह टूटकर बिखर कर अधातु है, और यदि थोड़ा फैल जाता है तो वह धातु है। धातु में अगाधता गुणधर्म पाया जाता है। इसी प्रकार हम बैटरी, बल्ब, तारों और नमूने के साथ एक विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का उपयोग कर सकते हैं। यदि बल्ब जलता है तो दिया गया नमूना धातु और अन्यथा का एक अधातु है। धातुओं और अधातुओं में विभेदन करने के लिए परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। उपरोक्त परीक्षण धातुओं और गैर धातुओं के बीच विभेद करने में उपयोगी है, क्योंकि वे भौतिक गुणों पर आधारित होते हैं। इन परीक्षणों में कोई रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल नहीं होती है।
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 + 6ACl, Aro2AlCl3 + 3H2O, Al2O3 + 2NaOH, Aro2NaLOL3H2O। दो धातुओं के नाम बताए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन की विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुओं से को जो नहीं कर सकती है। आयरन तथा एल्युमिनियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। मरकरी तथा तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अपना एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध के रूप में, कैथोड शुद्ध धातु की पतली परत, विद्युत अपघट्य धातु M के लवण विलयन। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रश्नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस का एकत्र किया। ये परीक्षण नली है, स्पैचुला में सल्फर चूर्ण है और बर्नर है गैस का। ये संग्रह करके इसका परीक्षण कर रहा है। अब देखिए इसका गैस की क्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ए का सूखे लिटमस पत्र पर। तो सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होती है। आर्द्र लिटमस पत्र पर रंग लाल हो जाता है क्योंकि प्रश्नली में जमा सल्फर गैस अधातु है और उसकी ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। रासायनिक अभिक्रिया S+O2 एरो SO2 होगी। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीका बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीका निम्नलिखित हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। तेल, ग्रीस या पेंट लगाने से हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन लोहे से सीधे संपर्क में नहीं आ सकता। इस प्रकार लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। औषध लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत पतली परत चढ़ाकर उसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जाता है। इस प्रकार लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड NO2SO2, उदासीन ऑक्साइड NOCO। कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल में अंदर संग्रहित किया जाता है। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये चमकीले होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कम अभिक्रियाशील होते हैं और आसानी से संक्षारित नहीं होते। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील धातु हैं तथा ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोका जा सके। यद्यपि एल्युमिनियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी यह संक्षाररोधी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस पर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है जो इसके संक्षारण होने से रोकती है। इसके साथ ही यह हल्की और ऊष्मा की सुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने के और वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। निष्कर्षण, परिष्करण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड के तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू पर इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? वायु में उपस्थित CO2, O2 एवं नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देती है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं जिन्हें जल में धोकर अलग कर किया जाता है। तांबे की सतह पुनः चमकीली होती है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में भी भेद कीजिए। उत्तर होगा अधातु। धातु में विद्युत धनात्मक होती है
और धातुएं जो होती है विद्युत ऋणात्मक होती है। यह ऑक्सीजन धातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातु है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातु है धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। अधातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड को निर्माण करती है। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण करती है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जल से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म पानी से और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अब सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर आता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों से पहले जैसे चमकता पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष बिलियन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस बिलियन को प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? वह व्यक्ति एक्वारेजिया का प्रयोग करता है, जो 3 भाग सांद्र एसीएल तथा 1 भाग NO3 मिश्रण है। यह सोने और लेटियम धातु को घुलने की क्षमता रखता है, जिसमें डुबोने से सोने की। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तांबा उबलते या गर्म जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जलवाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है। साथ ही तांबे लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात जिसे लोहे की मिश्र धातु का नहीं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाई गई है। जो MCQ क्वेश्चंस और चैप्टर की जो पेज बीच का क्वेश्चन है वो भी आपको इसका में सोल्व किया गया है, और अभ्यास का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन्स अच्छे ढंग से समझाई गई है और इसको सोल्व की गई है। आप इसे अवश्य ही 3-4 बार सुने और अध्ययन करें। धन्यवाद।